फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो ठीक हूँ। होप आप सबकी सेहत बहुत अच्छी होगी। तो आज मैं आपके सामने हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ, जो है एमबीए के ऊपर। वैसे तो एमबीए के ऊपर आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जो कंटेंट हमें चाहिए वो कैसे मिले। आज का मेरा जो मेन टॉपिक है इस वीडियो को लेकर वो ये है कि जो स्टूडेंट्स जब मुझसे पूछते हैं कि मैम टेक्निकल बैकग्राउंड या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को एमबीए करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कब करनी चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन करनी चाहिए या बीच में थोड़ा गैप देकर एक जॉब एक्सपीरियंस लेकर करनी चाहिए। तो आज हम वीडियो में पॉइंट वाइज ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलिए सबसे पहले मैं आप ये पॉइंट उठाना चाहूंगी कि जो कैट, मैट, जैट, एनमैट, सीमैट जितने भी जो एंट्रेंसेस हैं जो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैं, उसे बेसिकली किस एकेडमिक बैकग्राउंड के लोग देते हैं। मींस इसमें इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स, मींस आप कह सकते हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड दोनों के स्टूडेंट्स देते हैं। लेकिन इनका रेशियो क्या होता है, कौन लोग इसको ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, किस कैटेगरी का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है, तो अब मैं ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए, कोई एज सच ऑफिशियल डेटा मेरे पास नहीं है, बट फिर भी अगर हम कैट की ऑफिशियल वेबसाइट को रेफरेंस लेकर चले तो कैट की ऑफिशियल वेबसाइट भी यही कहती है कि जब भी कैट एग्जाम में इंजीनियर्स या नॉन इंजीनियर्स जब दोनों अपियर होते हैं तो जो इंजीनियर्स होते हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट इट डजंट मीन कि ये जो इंजीनियर्स की परफॉर्मेंस है वो एंड तक बहुत अच्छी जाती है या प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका पैकेज हायर जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो धीरे धीरे आपको इस वीडियो में पता लगेगा, क्योंकि मैं उस एस्पेक्ट से भी आपसे डिस्कशन करूंगी। तो देखा जाए तो अगर हम किसी पर्टिकुलर टॉप 20 स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अगर 100% सीट्स हैं तो 100% सीट्स में देखा जाए तो 70% सीट्स बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और 30% सीट्स जो है नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भरी जाती हैं। अब इसमें ये फंडा क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है। बहुत सारे जो इंजीनियर्स जो 99.9 परसेंटाइल भी कैट में लाते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि हमें किसी टॉप 20 स्कूल से कॉल क्यों नहीं आई। अरे भैया, कॉल कैसे आएगी। जो पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया है आफ्टर गिविंग योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टॉप 20 स्कूल्स का, वो बनाया ही इस तरीके से गया है कि उसमें एकेडमिक डाइवर्सिटी रहे। अगर किसी टॉप 20 स्कूल में एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं रहेगी भैया, तो उसकी NIRF रैंकिंग कैसे एनहांस होगी, तो उसकी कंपनी में उनके प्रेमाइसेस में टॉप रिक्रूटर्स कहां से आएंगे, जो क्लासरूम डिस्कशन कैसे एनहांस होगी। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि अगर 70% सीट्स इंजीनियर्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई हैं तो 30% में मान लीजिए कि अगर कोई डॉक्टर है या कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, वो 92 परसेंटाइल पर है, 95 परसेंटाइल पर है, 97 परसेंटाइल पर है, और एक इंजीनियर जो 99 परसेंटाइल पर है, हो सकता है उस 99 वाले को कॉल ना आए लेकिन एक 90% वाले डॉक्टर को कॉल आ जाए। क्यों? क्योंकि उनका कंपटीशन पूल अलग है, एक इंजीनियर्स का कंपटीशन पूल अलग है। इंजीनियर्स का कंपटीशन किसी नॉन इंजीनियर्स वाले से नहीं है, उस 30% सीट से नहीं है। इंजीनियर का कंपटीशन अपने 70% वालों से है, और नॉन टेक्निकल वालों का, नॉन इंजीनियर्स वालों का कंपटीशन पूल अपने लोगों से है। वो इंजीनियर से कॉम्पीट नहीं करेंगे। इसलिए कैंडिडेट्स को डरने की जरूरत नहीं होती है कि मैं एक इंजीनियर्स के साथ कैसे कॉम्पीट करूंगा। अरे भैया, वो तो टेक्निकली इतने साउंड होते हैं, IT पॉइंट ऑफ व्यू से इतने साउंड होते हैं, मैं उनके साथ कैसे कॉम्पीट करूंगा। कंपटीशन है ही नहीं। आपका कंपटीशन टूल 30% वालों का अलग है, 70% वालों का कंपटीशन पूल अलग है। तो ये पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है किसी भी टॉप एंट्रेंस के बाद किसी भी टॉप 20 स्कूल के लिए। तो अब जब एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी इंटरव्यूज हो गई। देखिए, इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो मेरी पूरी तरह से रेडी है, तो वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल में जल्द ही मिल जाएगी। और उसके अलावा जब एक बार आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब आप एक टॉप 20 स्कूल में एंटर कर जाते हैं, तब एक जो ऑरा होता है वहां का, एक सिनेरियो, वो कैसा होता है। देखिए, आप एक क्लासरूम में बैठे हैं, आपके साथ इकोनॉमिक्स वाले भी बैठे हैं, आपके साथ डॉक्टर्स भी बैठे हैं, आपके साथ इंजीनियर्स भी बैठे हैं, तो वो फील ही एक अलग होती है। देखिए, ये सिलेक्शन प्रोसेस किया ही इस तरीके से गया है। अब ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर है वो इतना इंटेलिजेंट है, ठीक है, नो डाउट इज एन इंजीनियर, उसका टेक्निकल बेस बहुत अच्छा है, उसका क्वांट अच्छा है, लेकिन उसको बाकी सब्जेक्ट्स, व्हाट अबाउट HR, व्हाट अबाउट ऑपरेशन रिसर्च, व्हाट अबाउट मार्केटिंग एंड फाइनेंस, उस चीजों में तो वो उतना फाउंड नहीं हो सकता जितने दूसरे बैकग्राउंड वाले लोग हो सकते हैं। तो ठीक है, जो दूसरे बैकग्राउंड वाले लोग हैं, हो सकता है वो IT पॉइंट ऑफ व्यू से या क्वांट पॉइंट ऑफ व्यू से इतने स्टेबल ना हो। तो ये जो एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ये आपसे म्यूचुअल
जो बच्चों का काम करने का तरीका रहता है, ग्रुप्स बनाए ही इस तरीके से जाते हैं, प्रोजेक्ट्स इनको दिए ही इस तरीके से जाते हैं कि ये लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिल बांट कर काम करें। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट टॉप 20 स्कूल्स में क्रिएट किया जाता है। अब रहा सवाल प्लेसमेंट्स का कि जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है तो हु परफॉर्म्स बेटर, किन बच्चों का अच्छा पैकेज लगता है, और ऐसा ये कहीं पर भी नहीं लिखा है या ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है कि अगर आप एक इंजीनियर बैकग्राउंड से हैं, आप टेक्निकली बहुत साउंड हैं, तो आपकी जो अच्छी जॉब प्रोफाइल रहेगी या जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो किसी आईटी सेक्टर में ही होगी। आईटी सेक्टर में डॉक्टर्स भी रिक्रूट होते हैं, इको वाले भी रिक्रूट होते हैं, और जो इंजीनियर्स हैं वो नॉन आईटी कंपनीज में भी रिक्रूट होते हैं। आपने एमबीए की है, एमबीए में जो कुछ आपने सीखा है, एमबीए में जो कुछ आपने किया है, उसके बेस पर आगे आपकी फाइनल रिक्रूटमेंट होने वाली है, नॉट बिकॉज कि आपका ग्रेजुएशन बेस क्या था। इट्स ऑल अबाउट एमबीए, व्हाट ऑल करिकुलम यू हैव गॉन थ्रू इन योर एंटायर एमबीए। तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत ही जल्द एमबीए टॉपिक के ऊपर और 2 वीडियोस मेरी आने वाली हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून्ड, लाइक और कमेंट जरूर करें। जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।